नमस्कार, मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े हुए कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं और आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके किसी भी तरह की कानूनी राय को ले सकते हैं। आज हम आपको वकीलों के हितों से जुड़े कानून के बारे में बताएंगे और आज हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, शुक्रिया। इससे पहले हम नवीन जी से और बातचीत शुरू करें, हम आपको बता देते हैं कि वकीलों के हितों से जुड़े कानून पर कोई भी सवाल आपके हैं तो आप फ़ोन करके हमसे राय ले सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइन्स खुल चुकी हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 01206127 और 01206127 इन दोनों ही नंबर्स पर आप कॉल करके हमसे किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता ले सकते हैं। शुरू करते हैं नवीन पांडे जी का। अब हम चलते हैं नवीन पांडे जी की तरफ। सर, वकीलों के कल्याण निधि अधिनियम का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या होता है और ये वकीलों के हित में किस तरह से काम करता है, हम चाहते हैं अब हमारे दर्शकों को बताएं। जी, देखिए, अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम ये सन 2001 में लाया गया था। जी हालांकि इससे पहले भी अधिवक्ता कल्याण निधि की व्यवस्था जो है वो अधिवक्ता अधिनियम के तहत भी किया गया था। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि मेंबर्स को उसमें किस तरीके से मोटिवेट किया जाए कि जितने जितने ज्यादा से ज्यादा एडवोकेट्स हो सके वो उसमें एनरोल करें खुद को। तो क्योंकि एनरोलमेंट को लेकर के दिक्कतें आ रही थी इस स्कीम के अंदर, तो इस वजह से अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 2001 पारित किया गया था, जी जिसमें सभी अधिवक्ताओं के लिए ये कंपलसरी कर दिया गया है ना, कि जितने भी अधिवक्ता हैं, चाहे वो पहले से एनरोल्ड हो या जो लोग नए स्टेट बार काउंसिल में एनरोल हो रहे हैं, उनको वेलफेयर स्कीम के अंदर भी अपने आप को एनरोल करना आवश्यक बनाया गया। जी तो ज्यादा से ज्यादा वकीलों को इस निधि का लाभ मिल सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। अब यदि बात करें कि वकीलों के हित में कैसे काम करता है, जी तो इस अधिनियम का उद्देश्य निधि के माध्यम से जो भी निर्धन, विकलांग या ऐसे अधिवक्ता जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या किसी कारण से एक समय तक वकालत करने के बाद में उनको पेशे से अलग होना पड़ता है जी और हमेशा के लिए घर में बैठ जाना पड़ता है, तो ऐसी परिस्थितियों में वकीलों को कुछ आर्थिक सहायता दी जा सके। जी जैसे कि महामारी के समय में या कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो जाने पर या किसी प्रकार की चिकित्सा या शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होने पर, जिस समय अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता होती है और कोई भी व्यक्ति जो है इस समय आर्थिक रूप से बिल्कुल अस्थिर हो जाता है, तो इन परिस्थितियों में वकीलों को मदद पहुंचा करके ये अधिनियम और ये निधि वकीलों की सहायता करने का प्रयास करते हैं। जी सर, और अगर वकीलों के कल्याण निधि में कौन से वकील शामिल हो सकते हैं इसकी बात करें तो, और इसमें कुछ योग्यताएं भी होती होंगी, तो क्या योग्यताएं होती हैं इसमें शामिल होने के लिए वकीलों के लिए? जी, देखिए, जहां तक योग्यता का सवाल है, सबसे पहले तो व्यक्ति को वकील होना चाहिए। जी अब वकील होने के लिए जो योग्यता है कि कम से कम एलएलबी की डिग्री तो होनी ही चाहिए, जी है ना। तो जो भी व्यक्ति वकालत के पेशे में है, वो इस निधि के अंदर शामिल होने के लिए योग्य है। सेक्शन 18 को यदि हम देखें, 18वां सेक्शन, तो उसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक अधिवक्ता जो कि इस अधिनियम के आने से पहले किसी भी राज्य में किसी भी राज्य के न्यायालय में न्यायाधिकरण या प्राधिकरण में प्रैक्टिस कर रहा हो, तो और साथ ही साथ उस राज्य के बार एसोसिएशन और राज्य अधिवक्ता जो राज्य अधिवक्ता काउंसिल है, जी
उसके अंदर यदि सदस्य है तो वह व्यक्ति उस राज्य के अधिवक्ता कल्याण निधि में शामिल हो सकता है। अ, जो नए वकील हैं जो जी कि इस अधिनियम के पारित होने के बाद से अपने आप को एनरोल कर रहे हैं स्टेट बार काउंसिल के अंदर, जी जी उनके लिए आवश्यक है कि एनरोलमेंट के बाद जो उनके ऊपर दूसरे नियम लागू है, जैसे ऑल इंडिया बार एग्जाम को पास करना, जी और उस एग्जाम को पास करने के बाद में उनके पास में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का होना, जी ये भी आवश्यक हो जाता है नए अधिवक्ताओं के लिए। ये सब चीजें यदि हैं तो अधिवक्ता जो है अपने आप को इस निधि के अंदर शामिल कर सकता है। अ, जी इसके सर साथ अगर ही साथ जी जी जी, अ, किसी भी राज्य के हम्म। जो लोकल कोर्ट के तहत जो बार एसोसिएशंस होते हैं, बार एसोसिएशन की मेंबरशिप भी आवश्यक होती है इस निधि के अंदर शामिल होने के लिए। जी। ठीक है सर, तो ऑल इंडिया बार काउंसिल और बार काउंसिल के जो भी सदस्य अधिवक्ता हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इस निधि में शामिल हो सकते हैं, तो वो योग्य होते हैं। ठीक है, इस वकीलों के कल्याण निधि के लिए आखिर अगर बात की जाए फंडिंग की, तो ये फंडिंग कहाँ से आती है और इसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है? देखिए, हर राज्य विधिज्ञ परिषद में जी यदि हम देखें तो सालाना हजारों की संख्या में वकीलों का एनरोलमेंट होता है। जी जब कोई भी अधिवक्ता अपने आप को राज्य विधिज्ञ परिषद के साथ में एनरोल करता है तो उसको एक एनरोलमेंट फी का भुगतान करना होता है। इस एनरोलमेंट फी का जी तकरीबन 20% हिस्सा जो है वो प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद अपने राज्य के वकील कल्याण निधि के अंदर उसका अनुदान देता है। साथ ही साथ जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो भी कुछ अनुदान चाहे तो राज्य विधिज्ञ परिषद को दे सकता है, और राज्य विधिज्ञ परिषद के माध्यम से ये कल्याण निधि के अंदर प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार या राज्य सरकार भी अनुदान दे सकती है। जी साथ ही साथ भारतीय जीवन बीमा निगम या कोई भी प्राइवेट सेक्टर की जो बीमा कंपनी है, अ, उससे भी जो है डिविडेंड के तौर पर पैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज ली जाती है अधिवक्ताओं के हित के लिए, उसके अंदर यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो पैसे बीमा कंपनी से प्राप्त होते हैं वो भी इसी निधि के अंदर में प्राप्त किया जाता है इस निधि के द्वारा। साथ ही साथ कोई व्यक्ति जी यदि चाहे तो वह भी अनुदान दे सकता है। इसके अलावा यदि आवश्यकता होती है जी तो जो निधि के जो संचालक हैं वे लोग जो है बैंक से लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। जी इसके अलावा ट्रस्टी समिति जो है जितनी भी फंड्स उसके पास में एकत्रित होती है जी उसको किसी शेड्यूल्ड सरकारी बैंक के अंदर जमा करते हैं। जी सर, वकीलों के कल्याण निधि से आखिर किन लाभों की प्राप्ति होती है? अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसके लिए और आखिर क्या किस तरह की प्रोसेसेस को फॉलो किया जाता है, क्या प्रक्रियाएं होती हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो कल्याण निधि है इसके फंड्स को मैनेज करने के लिए ट्रस्टी समिति का गठन किया गया है, जी और हर एक राज्य के अंदर ये व्यवस्था मिल जाएगी। जी अब यदि किसी वकील को किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो जो भी सदस्यगण है, वकील सदस्यगण, उनको यदि किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, जैसे कि किसी गंभीर बीमारी की वजह से अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होना पड़े, या फिर शल्य चिकित्सा करानी पड़े, जी या फिर कोई गंभीर रोग जैसे कि क्षय रोग, कुष्ठ रोग, पक्षाघात, कैंसर या मानसिक विकृति, इस प्रकार की गंभीर बीमारी हो, तो
जो कि मेंबर एडवोकेट हैं, उनको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर आवेदन जमा करना होता है ट्रस्टी कमेटी के समक्ष, और ट्रस्टी कमेटी जो है उस आवेदन का अवलोकन करने के बाद में यदि उसे लगता है कि सहायता प्रदान की जानी चाहिए, तो आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि कोई अधिवक्ता किसी कारणवश आगे वकालत नहीं कर पा रहे हैं और उनको और वकालत छोड़ने से पहले उन्होंने कम से कम 5 वर्ष तक वकालत की प्रैक्टिस की हुई है, जी। तो ऐसी स्थिति में वो गुजारे भत्ते के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं, और ये आवेदन भी जो है ट्रस्टी कमेटी के समक्ष देना होता है, और ट्रस्टी कमेटी इसका परीक्षण करने के बाद में निर्णय लेती है कि क्या गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए या नहीं। साथ ही यदि किसी अधिवक्ता बंधु की मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में भी जो है परिवार के लिए आर्थिक जो है सहायता ट्रस्टी कमेटी के द्वारा प्रदान की जाती है। इसके लिए भी जो है परिवार को एक आवेदन प्रस्तुत करना होता है। साथ ही साथ अधिवक्ताओं के बच्चों की शिक्षा के लिए या उनके इलाज के लिए भी जो है सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया जा सकता है और उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे आर्थिक लाभ हैं जो कि कल्याण निधि के तहत प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा कल्याण निधि जो है और भी बहुत सारे कल्याणकारी कार्य करती है, जैसे न्यायालय प्रांगण के अंदर कॉमन एरियाज जहाँ पर वकील बैठकर पढ़ाई कर सकें या अपने वकीलों के साथ में मीटिंग्स कर सकें, तो इस तरह के स्थान का डेवलपमेंट करना भी इस निधि से किया जा सकता है ट्रस्टी कमेटी के द्वारा। जी सर, और अगर कल्याण निधि के प्रशासन की बात की जाए या प्रबंधन की भी बात की जाए, तो इसके प्रबंधन के लिए और प्रशासन के लिए आखिर कौन जिम्मेदार होता है और इसकी देखरेख किस तरह से की जाती है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया जी। कि प्रशासन और प्रबंधन के लिए जी। ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद के अंदर एक ट्रस्टी कमेटी का गठन किया गया है। जी। ट्रस्टी कमेटी के अंदर जो होते हैं राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं, जी। वे अध्यक्ष होते हैं उसके। जी। राज्य बार काउंसिल के सचिव इस कमेटी के सचिव होते हैं। साथ ही जो कंसर्न राज्य है, उसके विधि विभाग या मंत्रालय के सचिव को भी इस कमेटी के अंदर शामिल किया जाता है। फिर गृह मंत्रालय या गृह विभाग के सचिव को शामिल किया जाता है। राज्य विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष को भी सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। फिर जो लोक अभियोजक होते हैं या सरकारी वकील, उनको भी इस समिति के अंदर रखा गया है, और राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा नामित 2 अधिवक्ताओं को भी ट्रस्टी कमेटी के अंदर रखा जाता है। अब ट्रस्टी कमेटी जो है जी। ये सारे लोग मिलकर के जो भी फंड्स होते हैं उनको प्राप्त करना, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, और ये सारी जिम्मेदारी ट्रस्टी कमेटी के ऊपर होती है। अब रख रखाव के लिए इसको कैसे प्राप्त करना है, जो भी इसके लक्ष्य हैं, उसके लिए प्रावधान किया गया है कि एक तो जितने भी अनुदान या जो भी राशि प्राप्त होती है उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया जाना चाहिए। साथ ही ट्रस्टी समिति के जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको स्टेट बार काउंसिल द्वारा अपॉइंट किए गए चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसका ऑडिट कराना होता है हर एक साल, और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और वो उस रिपोर्ट के आधार पर राज्य विधिज्ञ परिषद यदि चाहे तो आगे सुधार के लिए या बेहतर प्रबंधन के लिए सुझाव दे सकती है, और उन सुझाव का पालन करने के लिए ट्रस्टी कमेटी बाध्य होता है। तो इस प्रकार से
ट्रस्टी कमेटी प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है और जो ये तौर तरीके बताए गए हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट होना चाहिए, रिपोर्ट आनी चाहिए जी और सजेशंस देना और उनका पालन करना, ये सारे तरीके हैं जिससे कि जो फंड्स हैं उनका रख रखाव किया जाता है। जी सर, ये तो बात हो गई कि प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार होता है और किस तरह से क्या प्रक्रियाएं चलाई जाती हैं। अब अगर बात करें कल्याण निधि अधिनियम में अपील की और शिकायतों की, तो इसको लेकर के क्या इसकी निवारण की प्रक्रिया क्या है? यानी अगर ग्रीवांस रिड्रेसल का कुछ प्रोसेस रखा गया है तो वो क्या है? जी, देखिए जैसे दूसरे अधिनियम के अंदर होता है कि अधिनियम के कार्यान्वयन में जी यदि किसी व्यक्ति का कोई ग्रीवांस है या किसी को कोई आपत्ति या किसी निर्णय की वजह से कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट होता है, तो एक ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म होता है। जी बिल्कुल उसी प्रकार से इस अधिनियम के अंदर भी जो ट्रस्टी कमेटी है जी उसके निर्णयों के खिलाफ अपील करने का प्रावधान किया गया है। जी इसके लिए यदि हम सेक्शन 25 को देखें तो उसके अंदर ये कहा गया है कि यदि ट्रस्टी कमेटी के किसी भी आदेश के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति असंतुष्ट है और उसके विरुद्ध अपील दायर करना चाहता है, तो ट्रस्टी कमेटी का जो आदेश है उसकी कॉपी संलग्न करना होगा अपने अपील के साथ में। अपील जो है एक निर्धारित प्रपत्र के तहत जो है वो करना होता है और उसके साथ में ऑर्डर की कॉपी संलग्न करनी होती है। और अपील जब दायर करते हैं जी तो उसके साथ में एक फीस भी जो है उसका भुगतान करना होता है जो कि 25 रुपए है। जी तो किसी भी अनुसूचित बैंक की किसी शाखा में इस राशि को जमा करके उसकी रसीद को भी संलग्न करके देना होता है। और अपील प्राप्त करने के बाद में अपील जो है ये कंसर्न स्टेट बार काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है। अपील प्राप्त होने के बाद स्टेट बार काउंसिल के ऊपर ये समय सीमा निर्धारित की गई है कि 30 दिनों के भीतर जो भी अपील दायर की गई है उस पर अपना निर्णय दे। और जो भी स्टेट बार काउंसिल का निर्णय होता है अपील में वो अंतिम निर्णय होता है। फिर इसके आगे कोई अपील किसी और न्यायालय या किसी और प्राधिकरण के समक्ष दायर नहीं की जा सकती। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। हमारे साथ आज कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी जुड़े थे, जो कि वकीलों के हितों से जुड़े हुए कल्याण निधि के कानूनों के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे। आप भी चाहें तो आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह ले सकते हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।